हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर के तीनों पार्ट में आपको समझा चुका हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। फिर भी स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, इलस्ट्रेशन 6, 7, फिर क्वेश्चंस, उनमें कुछ जगह पर आपको डाउट्स आए हैं तो डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ जो डाउट वाले पॉइंट है सिर्फ वो बताऊंगा। बाकी सब कुछ इजी है, मैं बता चुका हूं आपको। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में से उठा के फिल इन द ब्लैंक्स स्टाइल में सही नोट्स में सही शेड्यूल में अरेंज करना है, हेडिंग वाइज बस। तो मैक्सिमम पॉइंट इजी रहेंगे, कुछ जगह डाउट आएगा मैं फटाफट से बता देता हूं आपको, ताकि हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर सके। आप आए स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। 6 में मैंने कहा था कोई डाउट नहीं आएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखें, ट्रायल बैलेंस में नंबर 1 अथराइज शेयर कैपिटल। तो आप अथराइज शेयर कैपिटल बता चुका हूं मैं, आप अलग अलग लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। फिर है सब्सक्राइब कैपिटल 6%, प्रेफरेंशियल शेयर्स 5 लाख एंड इक्विटी शेयर्स 8 लाख 5,000। ये है डाउटफुल पॉइंट, 8 लाख 5,000। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं। इसके लिए आप आए सीधे लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल on 1st April 2001 stood at 7,20,000। 1 अप्रैल 2001 को 2001 को आपकी कैपिटल 7,20,000 रुपए थी। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 6,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या थे, 6,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच मीन्स 6 लाख। तो ये एंड और लिखा था 2,060 रुपीज ईच, 2,060 रुपीज ईच, 1,20,000। ये आपकी 7,20,000 स्टार्टिंग में थी। तो फिर लास्ट में 31 मार्च 2002 तक जाते जाते 8,05,000 कैसे हो गए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, 8,05,000 किस तरीके से हो गई ये समझना है। देखते हैं क्या बोला है। उन्होंने लिखा हुआ है, द डायरेक्टर मेड अ कॉल 40 पर शेयर ऑन 1st October। 1st October मीन्स मिड ऑफ द ईयर। उन्होंने कॉल की। A shareholder could not pay the call on 100 shares, means calls in arrears, 100 shares. Any shares were then forfeited, वापस ले ली। वापस ले ली तो इसमें से माइनस होगा, एंड देन रीइश्यू तो फिर इसमें प्लस होगा। यानी अल्टीमेट शेयर्स तो पब्लिक के पास है, तो पूरे 8,000 शेयर पब्लिक के पास है एट प्रेजेंट। डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 8% वगैरह वगैरह, ये सब बात की बात। तो मेन पॉइंट पहले तो ये समझ लेते हैं। अब पहले इन शॉर्ट समझो आप, फिर मैं आपको डिटेल समझाता हूं। इन शॉर्ट ये है कि जब 6,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स, 8,000 शेयर थे और 8,000 शेयर में से 100 फॉरफिट करके वापस 100 आपने पब्लिक को दिए, मतलब अल्टीमेट पूरा 8,000 पब्लिक के पास है। ठीक है, और कॉल से एरियर्स खत्म हो गए क्योंकि आपने शेयर फॉरफिटेड वाले रीइश्यू कर दिए, तो कॉल से एरियर्स खत्म हो गए। तो फिर 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड, अब 8 लाख ही आना चाहिए ना। तो 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड, अब 8 लाख। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये 5,000 कहां से हो सकता है ज्यादा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक कि शेयर जितने हैं उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ मिस्टेक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक। ठीक, अभी 5,000 का शॉर्टकट बताता हूं क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर एक बार और डिटेल भी समझ लेना। इस 7,20,000 रुपए के बाद इन्होंने अक्टूबर में क्या किया, अक्टूबर में कॉल की। इन्होंने कॉल कितनी की, इन्होंने 2,000 शेयर्स पर 40 रुपए से कॉल की, 80,000 रुपए की। लेकिन 80,000 में से इनको 100 शेयर्स पर कॉल नहीं मिली, मीन्स 4,000 कॉल्स इन एरियर्स। तो 76,000 ही इनकी जेब में आए। ठीक है, अब ये होगा 7,96,000। फिर इन्होंने उस शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने में ना कैश आता है ना जाता है, फॉरफिट की एंट्री में। ठीक है, फिर वापस रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू कर दिया तब फिर पैसा आया। इन्हीं शेयर 100 शेयर्स पे 90 रुपए के साथ 90 रुपीज रीइश्यू प्राइस दी हुई है, देखो आप क्वेश्चन। तो 9,000 फिर आए, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो 9,000 रुपए फिर डेबिट हो गए होंगे। इस तरीके से ये 8,05,000 बने।
जबकि आप बताएं कि जब हम री इश्यू करते हैं तो क्या डायरेक्ट ऐसी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 9000 टू शेयर कैपिटल 9000? क्या ऐसा होता है? री इश्यू करने की एंट्री आप सबको याद होगी। री इश्यू की एंट्री ये नहीं होती, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ऐसी होती है एंट्री। तो इन्होंने डायरेक्ट कर दी ऐसी फॉरफिटेड की एंट्री। मतलब हम सिर्फ ये टेली कर रहे हैं कि 8,05,000 ऐसे 5,000 एक्स्ट्रा कैसे आए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 5,000 है क्या, हम शॉर्टकट समझने की कोशिश करते हैं। सीधे सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ना अल्टीमेट बाहर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 8,000 शेयर 100 रुपए का एक लिखना है, पूरा 8 लाख पूरे लिखना है, क्योंकि इससे हो ही नहीं सकते। 5,000 कुछ और है, क्या है मैं बताता हूं। इन 100 शेयर्स पे 40 तो उसने दिए नहीं, जो 60 रुपए वो दे चुका होगा उसको आपने फॉरफिट कर लिया, तो 6,000 रुपए आपका फायदा क्रेडिट। और री इश्यू जब किया आपने तो 90 के रेट से किया, मतलब 10 रुपए का यह नुकसान हुआ आपका, 1000 डेबिट, तो ये नेट बेनिफिट है 5,000 रुपए। ये वो है 5,000, या तो इस तरीके समझ लो। और आपको याद होगा कि जो शेयर फॉरफिट एंड री इश्यू पे जो डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये समझो कि 6,000 कमाए, 1,000 गंवाए, 5,000 रुपए नेट, ये कैपिटल रिजर्व है एक्चुअली। तो सीधे सीधे एक एंट्री हो जाना चाहिए कि ये कैपिटल में पड़ा हुआ है, मींस इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाल के इसको ले आओ कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल में से 5,000 हट जाएंगे, तो कैपिटल में से 5,000 हट जाए तो कितने बच जाएंगे? 8 लाख। और ये कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक, ये तो एक तरीका हुआ। एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। शेयर फॉरफिटेड रेशियो की 3 एंट्री का सेट आपको याद होगा अच्छे से। नंबर 1, जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 100 शेयर्स 100 रुपीज इज डेबिट 10,000 से करते थे। टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना पैसा आ जाता था उसको फॉरफिट कर लो, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर्स, ऐसे करते थे, याद करो। या यहां पर हम कई बार शेयर फाइनल कॉल भी लिखते थे। अगर फाइनल कॉल के टाइम पे आपने फाइनल कॉल का अमाउंट कम कर दिया तो 40 रुपए से हिसाब से 100 शेयर्स की 4,000 और 6,000 ये एंट्री होती थी। तो कायदे से अगर पूरी एंट्री करते तो ऐसे एंट्री होती। फिर दूसरी एंट्री री इश्यू करने की क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब आपने 100 शेयर्स 90 के रेट से री इश्यू कर दिए, मीन्स 9,000 के। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, तो 1,000 रुपए, याद करो ऐसा होता था। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले शेयर 100 रुपए से 10,000, ये एंट्री होती थी। और तीसरी एंट्री हम करते थे कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस बचता था उसको हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 5,000, ऐसे एंट्री करते, 3 एंट्री का सेट। अब आप बताओ, ये सब अक्टूबर में हो चुका होगा। ठीक है, पैसा आना था, आ चुका होगा बैंक, मुझे टू भी थोड़ी ना है, करना थोड़ी ना, कर चुके हैं ये तो सारे, तभी तो हमको अमाउंट दिख रहा है, कर चुके हैं। अगर री इश्यू नहीं किया होता तो इसमें अमाउंट बहुत कम दिखता ना। तो री इश्यू सब हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डिलीट। इक्विटी कैपिटल 10 से माइनस होती है और 10 से वापस बढ़ जाती, यानी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं। 100 शेयर हमने ले लिए और वापस 100 शेयर पब्लिक को दे दी, तो पब्लिक के पास तो पूरे 8,000 शेयर हो गए ना। ठीक, ये कॉल से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और ये अकाउंट नेट डिलीट होके और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो वो अकाउंट है जब कॉल की होगी तो खुला होगा और यहां आके क्या हो गया? बंद। तो ये सब तो हो चुका होगा। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये नहीं हुआ, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि 6,000 रुपए फॉरफिट किए थे, 1,000 डिस्काउंट दिया था, तो 5,000 कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो 8,000 5,000 है, 5,000 कैपिटल रिजर्व। तो अल्टीमेट
अगर हम इसके रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें तो अभी यार मैंने कहा कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, यानी राइट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू कैपिटल रिजर्व। यानी एक तरफ आप रिजर्व एंड सरप्लस में 5000 लिख दो और एक तरफ आप इक्विटी में से 5000 माइनस कर दो, तो ये इक्विटी बच जाएगी कितनी, 8 लाख। और अब आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही भी हो गया, 8000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये अल्टीमेट बात है आपकी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये मेन याद रखना है कि ये 8 लाख रुपए लिखना है और ये कैपिटल रिजर्व में लिखना है। ये एंट्री मेन है आपके लिए, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखी है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में ऐसा लिख के और कट करके रख लेना, सिर्फ क्या बचना चाहिए, सीआर बचना चाहिए। एक तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन के आगे के डाउट्स देखते हैं अब हम, ठीक है। आगे इसमें एक पॉइंट और लिखा है, नीचे ही देखते हैं। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड 8% ऑन इक्विटी शेयर्स ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ये लाइन लिख दी, इसका मतलब डेफिनेटली इनके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, 8% डिविडेंड के बराबर प्रॉफिट नहीं है, तो कहां से विड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना करना पड़ेगा आप ये देखते हैं। तो हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस पर ऊपर की ओर, आ जाए आप ट्रायल बैलेंस पर। ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो लास्ट में आपको एक तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है और एक जनरल रिजर्व। ट्रायल बैलेंस के एंड में देखना है। तो मैं आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट बना के बताता हूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट में एक हमारा कैपिटल रिजर्व तो आ ही गया, अभी यार देखा हमने कैपिटल रिजर्व। दूसरा जनरल रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में सबसे लास्ट में लिख रहा है 2 लाख रुपए, लेकिन इसमें एक लाइन क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि विड्रॉ करेंगे हम, यहां से विड्रॉ करेंगे फॉर डिविडेंड, बट कितना भी पता नहीं है। तीसरे नंबर पर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग दे रखा है 41,500 प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कितना कमाया ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट हमें पीएनएल बना के निकालना पड़ेगा। सपोज हमने पीएनएल बना लिया, मान लो, अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि पीएनएल अगर बन जाए तो प्रॉफिट आया 22,245, 22,245 ये आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब आपके पास टोटल मिलाकर आपके पास 63,745 इतने रुपए है ना। अब क्या मैं इतने रुपए से डिविडेंड बांट सकता हूं, तो मैं देखता हूं मेरे पास डिविडेंड कितना चाहिए मुझे। तो मुझे डिविडेंड बांटना है, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिविडेंड 2 तरह का है मेरे पास। कौन कौन से तरह का डिविडेंड है मेरे पास, तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल होते हैं तो आपने देखा होगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी रहता है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपके पास है यहां पर, प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख 6%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है आपका 5 लाख पे 6% से 30,000, तो ये हो गया। और इक्विटी डिविडेंड जो है वो 8% है। 8% किस पे देता है, पेड अप कैपिटल। अब तो पेड अप कैपिटल पूरे 8 लाख हो गई ना, क्योंकि सारे शेयर जो फॉरफिट किए थे वो रीइश्यू भी हो गए, कॉल्स भी कर ली हमने। तो 8 लाख पर 8% से 64,000, 94,000 रिक्वायर्ड टू पे ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इतना रुपए चाहिए और आखिर में नील हो जाना चाहिए, क्योंकि तो अब हमारे पास 94,000 चाहिए और है ही नहीं 94,000। तो हम कहां से विड्रॉ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से। तो मुझे फ्रॉम जनरल रिजर्व कितना लाना चाहिए, इतना लाना चाहिए कि ये टोटल 94,000 हो जाए, उसमें से मैं 94,000 का डिविडेंड बांट दूंगा, बैलेंस 0 हो जाएगा। ज्यादा क्यों निकालूंगा, ज्यादा निकालूंगा तो ये बैलेंस आ जाएगा। मुझे 94 रिक्वायर्ड है, 94 लाना है और इतने हैं 63,745, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये आया 30,000
255, 30,250। अगर इतने में यहां से विड्रॉ कर लेता हूं 30,255 तो इजीली मेरा काम हो सकता है। तो यहां से माइनस करके यहां प्लस कर दिए, यानी जनरल एंट्री क्या हो गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आजकल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, आजकल यहीं पे शो करना पड़ेगा ये विड्रॉल जो भी करना है आपको। तो जनरल रिजर्व कम हो गया और पीएनएल अकाउंट बढ़ गया, और डिविडेंड इस तरह से। डिविडेंड की क्या एंट्री हो गई, डिविडेंड की एंट्री हो गई पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। पेबल अभी पे नहीं किया है, डिक्लेयर सिर्फ पेबल। तो एक तरफ इसकी जनरल एंट्री हो गई, ये 2 लाख रुपए यहां, सॉरी ये 30,255 यहां से मैंने माइनस कर दी, और ये 30,255 मैंने यहां प्लस कर दी। तो ये डबल इफेक्ट हो गया, इनका काम खत्म। फिर ये डिविडेंड 94,000 डिविडेंड एक बार यहां लिख दिया, पीएनएल में से माइनस कर दिया मैंने, ये इसका डबल इफेक्ट हो गया। अब एक बार और कहां लिखना है, एक बार और लिखना है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल। और अगर यहां डीडीटी होता तो इसी के साथ डीडीटी भी लिखना पड़ता, यहां पर भी डीडीटी आता और वहां पर भी डीडीटी आता करंट लायबिलिटी में, तो हमें पैसा और विड्रॉ करना पड़ सकता था। बट उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ इग्नोर टैक्सेशन, तो अगेन डीडीटी छोड़ दी। ठीक है, ये कंसेप्ट है। जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई, पहले ट्रांसफर की एंट्री हो गई, दूसरी पेमेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपका डिविडेंड वाला पॉइंट भी मुझे लगता था टफ है, या शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये भी समझा। 2 ही पॉइंट मैंने, बाकी आप ध्यान से देखो तो सारा पॉइंट इजी, आप ट्रायल बैलेंस 1 बाय 1 रीड करते जाओ, सब सही सही जगह लिखते जाओ, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ट्रायल बैलेंस रीड करवा दूं। आप देखिए, अथराइज कैपिटल के बाद हम इक्विटी कैपिटल, परचेज वाइन फूड स्टफ। परचेज मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा हो तो आप इसका शेड्यूल बना सकते हैं, या 2 ही है तो वहां पर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं नोट्स बनाना, बुक वाला नोट्स भी बनाए हैं, आप वहीं पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हो उसको। वेजेस एंड सैलरी जानते हो, रेंट जानते हो, लॉन्ड्री चार्जेस 750 उधर क्रेडिट साइड में दिए, क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब इनकम, क्योंकि ये होटल का क्वेश्चन है और होटल में लॉन्ड्री चार्जेस हम अपने कस्टमर्स से लेते हैं, इसलिए इनकम में लिखेंगे। इनकम कौन सी, अदर इनकम या इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन होटल का तो ऑपरेशन का बिजनेस, ऑपरेशन ही तो है ये। होटल वाले रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, प्लस होटल रूम्स सर्विस देते हैं, तो गुड्स भी बेचते हैं और सर्विस भी देते हैं, इसलिए परचेस भी आएगा यहाँ पे और सर्विस भी आएंगे, तो सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। सेल से भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोल एंड फायरवुड डेबिट में दिया मीन्स एक्सपेंडिचर, कैरीज, सन्ड्री, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स, रेंट ऑफ रूम्स ये भी ऑपरेशन। बिलियर्ड्स आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल में जिम, बिलियर्ड, गेम सब होते हैं, तो ये भी वहीं पर आएगा। ठीक है, उसका मिसलेनियस रिसिप्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड और ट्रांसफर फीस, ये 3 अदर इनकम में लेना। मॉड्यूल में उन्होंने इसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिया, गलत है, इन तीनों को आपको अदर इनकम में लाना चाहिए। मिसलेनियस रिसिप्ट क्या पता किस चीज से, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी, और ट्रांसफर फीस भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रांसफर फीस ये आ जाएगी अदर इनकम में आपकी। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 850, फर्नीचर ये सब टेंजिबल असेट्स में। इन्वेंट्री ऑन हैंड ओपनिंग में इतनी और क्लोजिंग के नीचे दे रखी, तो आपको याद होगा हमने कैसे किया है आज तक, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये तो आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वहां लिख देना आप। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री एक और बार कहां आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक बार आएगी बैलेंस शीट में, करंट असेट्स में, डायरेक्ट लिख देना, कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जानते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, क्योंकि आजकल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए जनरल एक्सपेंसेस है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के साथ परसेंट दिए हैं, इसका मतलब 2 लाख का 6%, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट नहीं आया है तो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि क्या एंट्री करेंगे हम, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, एक बार पीएनएल में आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मींस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में लिख देना। पीएनएल अकाउंट अभी बता ही दिया मैंने, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रेड पेबल, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एट कॉस्ट आप जानती हो, जनरल रिजर्व भी बता दिया।
नीचे वेजेस आउटस्टैंडिंग डबल इफेक्ट आप जानते हो, वेजेस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे। इन्वेंट्रीज का बता दिया मैंने, ठीक। फर्नीचर एंड फिक्चर्स डेप्रिसिएशन आप लगा देंगे। नीचे के दोनों पॉइंट मेन समझा दिए मैंने। ये हुआ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसके अलावा कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है 2000 शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जब आप शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें दो पार्ट लिखते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड फॉर कैश कंसिडरेशन। मतलब जो आपने पब्लिक को इश्यू किया जिसके अगेंस्ट में कैश लिया वो कैश कंसिडरेशन। और कई बार हम जैसे अमलगमेशन में ये बिजनेस परचेस करते हैं तो बदले में शेयर्स इश्यू करते हैं, परचेस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में शेयर इश्यू करते हैं। प्रायर पोस्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वो जो शेयर्स इश्यू किए वो अदर देन कैश कंसिडरेशन। आप प्रायर पोस्ट वाला चैप्टर में जाके देखना, वहां बैलेंस शीट में लिखवाया है मैंने इस तरीके से। ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, पहले ही बता चुका हूं कि आपको सिर्फ डिस्क्लोजर है। आपके जो टोटल लेटर है उनके दो पार्ट कर देना, एक मोर देन 6 मंथ और बचे हुए लेस देन 6 मंथ। कॉस्ट ऑफ असेट, बिल्डिंग 4 लाख की है, कॉस्ट क्यों दे रखी, जबकि ऊपर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग 350 की दे रखी है। बीच में कोई परचेज सेल लेंगे तो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है 350 और ट्रायल बैलेंस में कहीं डिप्रेशिएशन नहीं आया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इट मींस ये डब्ल्यूडीवी है या कॉस्ट है। जब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में कोई डिप्रेशिएशन प्रोविजन नहीं आता, इट मींस ये डब्ल्यूडीवी, क्योंकि वो डिप्रेशिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। फिर हमें कॉस्ट क्यों दी 4 लाख, ताकि आप डिस्क्लोज कर सकें कि इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपए से आएगा। ऐसी सारी एसेट्स का कर लेना। बैलेंस 115 लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट मशीन। तो मैंने कहा था एक तो ये कि डिस्क्लोजर होता है कि जब आप कोई लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट को सिक्योरिटी दिए, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा नीचे ब्रैकेट में, डिस्क्लोजर दैट इज हाइपोथिकेशन अंडर हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक बात। दूसरी बात ये कि लोन में मैंने ये भी कहा था कि लोन में जितना पार्ट शॉर्ट टर्म होगा वो करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो इस लोन में 1.5 लाख के रुपए के लोन में 7,500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट निकाल के कहां ले जाओगे, करंट लायबिलिटीज में। बाकी का लॉन्ग टर्म में लिखेंगे, लेकिन 7,500 कहां लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 विद परफेक्ट बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। ये सिर्फ डिस्क्लोजर है तो बैंक बैलेंस चेंज नहीं करना है, बट उस टोटल बैंक बैलेंस में से 2,000 आपको अलग से लिखना है। उसको हम क्या बोल देंगे, ये डिस्क्लोजर परफेक्ट बैंक विच इज नॉट शेड्यूल्ड बैंक। और कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्टेड 6 नंबर पॉइंट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 150 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन 150, इसको बोलते हैं कैपिटल कमिटमेंट। यानी कोई कैपिटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो आप जो पूरा नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीनरी विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, तो कोई एंट्री नहीं करना है इसकी। ये सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में शो करना है, कमिटमेंट सिर्फ नोट में दिखाना है। इसमें कहां ट्रांजेक्शन, आप बताओ कहां ट्रांजेक्शन दिख रहा है, कुछ पैसा लेना देना, कोई रिसोर्सेस, कुछ भी नहीं, सिर्फ बता रहे कि कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर। अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है, थ्योरी क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो वही है, शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी। ये अपना रेम्युनरेशन से रिलेटेड है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना इजीली आ सकती है, करवा चुका हूं इसका क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, अब यहां पर आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है डिटेल और बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 420 फुली पेड शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब ये आपको डिस्क्लोजर है कि शेयर कैपिटल में आपको 4,20,000 शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि ये 4,20,000 के शेयर इश्यू किए, इसके बदले में कैश नहीं आया बल्कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी। तो डिस्क्लोजर है दैट टोटल शेयर कैपिटल इंक्लूड्स शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट मशीन का ठीक इसी तरीके से दिखा देंगे हम डिस्क्लोजर। ट्रेड रिसीवेबल पॉइंट पे भी वही है। उसके बाद बैंक बैलेंस वाला पॉइंट भी लगभग वही है।
ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पहचानना करंट है या लॉन्ग टर्म है। अनसिक्योर्ड लोन में भी क्या लिखा हुआ है, 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, बट है तो अनसिक्योर्ड ना, तो आपको अलग अलग दिखाना है, फ्रॉम बैंक अलग और फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अलग, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखेंगे तो 10,000 इक्विटी शेयर्स और इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब जगह एक जैसे पॉइंट आ रहे हैं, वही 6 मंथ वाला पॉइंट, वही एसेट्स वाला पॉइंट, वही बैलेंसेस वाला पॉइंट, सब कुछ एज इट इज है। इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं था, मैंने पहले भी कहा था, फिर भी मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा इसलिए बना दिया, किसी को अगर डाउट हो तो आप ये बात क्लियर कर लेना। आखिरी क्वेश्चन में आप जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, उसमें आपको पहला वही क्लोजिंग स्टॉक, डाउटफुल डेट्स, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, 30% इनकम टैक्स प्रोविजन, तो पहले इनकम निकाल लेना, पूरा P&L कंप्लीट कर लेना, जो भी आए उसका 30% प्रोविजन बना देना। क्या एंट्री होती है प्रोविजन की, P&L अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट, तो P&L अकाउंट में डेबिट तो कर ही दोगे आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये चले जाएगा करंट लायबिलिटीज में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन 16,000, डेप्रिसिएशन तो डिस्क्लोजर में आ जाएगा आपका, और डायरेक्टर डिक्लेयर 25% डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट 10%। अब यहां पर रिजर्व से विड्रॉ नहीं किया, उल्टा रिजर्व में ट्रांसफर किया, इसमें उल्टा रिजर्व में ट्रांसफर किया, पिछले क्वेश्चन में हमने रिजर्व से विड्रॉ किया था, यहां की वर्डिंग देखो, डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 25 एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो जो भी प्रॉफिट आया होगा आपका, ठीक है, वही हम रिजर्व एंड सरप्लस का जब बनाएंगे तो जनरल रिजर्व लिखा होगा, और P&L। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लेता हूं अगर होगा तो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपए, और P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है आपका 50,000 रुपए ओपनिंग। फिर इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे। अब यहां से पहले डिविडेंड माइनस होगा कि रिजर्व, तो पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया है उन्होंने, 10%, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो करंट ईयर्स प्रॉफिट अभी हम इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, 2,12,800, ठीक है, तो ये हो गया 262,800, ये आपका टोटल हो गया। अब इसका 10% करंट ईयर का, सॉरी लास्ट ईयर का थोड़ा ना, ये तो लास्ट ईयर का ट्रांसफर टू रिजर्व तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से हो चुका होगा, तो आपको 10% ट्रांसफर करने का मतलब है करंट ईयर प्रॉफिट 21,280 आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से यहां ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1,01,280 इस तरीके से। तो यहां से आपने ट्रांसफर, विड्रॉ जब किया था तो अपन ने किया था वहां से माइनस करके यहां प्लस किया था, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना, ये होगा आपको क्वेश्चन। अब हमें कितना डिविडेंड देना है क्वेश्चन ये, तो पहले मैं इसका डिफरेंस निकाल लेता हूं, 2,62,800 माइनस 21,280, तो यह आ गया 2,41,520। अब मुझे इसमें से डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड कितना देना है, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिख रहा है तुमको इसमें, अगर होता तो देते, तो इक्विटी डिविडेंड होगा यहां पर कितना, 25% इक्विटी डिविडेंड का है 25, यहां 25% का मतलब प्रॉफिट पर नहीं होता है, जनरल रिजर्व में तो प्रॉफिट का 10% होता है, ये डिम्ड रूल है, और ये हमेशा किस पे रहता है, पेड अप कैपिटल का, तो 4 लाख का 25% में 1 लाख रुपए तो ये देना है, और इस क्वेश्चन में डीडीटी का मना नहीं किया गया है, इसलिए डीडीटी भी तो देना पड़ेगा। मैंने कहा जहां डिविडेंड आएगा वहीं डीडीटी आएगा, और ऐसा कैसे, ये दोनों करंट लायबिलिटी में भी आएंगे, क्योंकि एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू करंट लायबिलिटी, तो P&L में भी आया करंट लायबिलिटी। अभी फिगर कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आप सीख लें, तो मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, 1 लाख रुपए का डिविडेंड, जितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो गवर्नमेंट नेट मानती है, वो ये मानती है ये तो तुमने दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इस पे पहले ग्रॉस अप करो 100 माइनस 15 करके,
यानी गवर्नमेंट मानती कि ये 15% हटाकर है। हालांकि टीडीएस के रूल्स नहीं, ध्यान में टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, ये तो अलग से गवर्नमेंट कंपनी को अपनी जेब से देना है, 1 लाख भी देना है पब्लिक को और इतना देना है गवर्नमेंट को, ये अलग से। तो आपको 15 से ही करना है। इस जब यहां ग्रॉस अप करोगे यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, तब आप सरचार्ज एजुकेशन सेस नहीं जोड़ोगे। ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका, ये देख लेते हैं। चलो, तो यहां पर हमने ग्रॉस अप करेंगे, एक लाख डिवाइडेड बाय, तो यह गया 1,17,647, ये ग्रॉस कहलाता है। इस ग्रॉस अमाउंट पर 15% टैक्स लगता है प्लस 12% सरचार्ज लगता है। 15% टैक्स इसका, 12% सरचार्ज इसका। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल आएगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगता है। तो टोटल मिला के मैंने कहा था 15% रेट हो गई, उसका 12% सरचार्ज है ना 1.8, तो ये हो गया 16.8। अब इस 16.8 का 4% कर लेते हैं, 4%, तो ये आ जाएगा आपका 672। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 16.8, 17.472%। ये परसेंट हम किस पे अप्लाई कर देते हैं, 1,17,647 पर। ठीक है, ये वाला परसेंट हम अप्लाई कर देते हैं किस पर, 17.472%। ये हम अप्लाई करते हैं इस पे, तो यह आया 20,505। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेट ऐसे आई थी। आप चाहो तो अमाउंट निकाल सकते हो, इसे 1,17,000 रुपए का पहले 15% निकालो, फिर जो आए फिगर उसका 12% सरचार्ज निकालो, फिर जो टोटल आए उसका 4% एजुकेशन सेस निकालो, ये फिगर आएगा। मॉड्यूल में उन्होंने यहाँ 3% से किया, इसलिए आपके और उनके आंसर में अंतर आएगा। उन्होंने जो किया मॉड्यूल में वो किया है स्टडी मटेरियल में 17.304 से। उसका रीजन ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो किया है वो 3% एजुकेशन सेस से किया है, ये 3% एजुकेशन सेस से किया है, इसलिए ऐसा है। तो आप ये फिगर करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके कारण आपके बैलेंस शीट में फर्क आएगा थोड़ा सा, तो यहां पर भी फर्क आएगा, करंट लायबिलिटी भी फर्क आएगा। मेरे हिसाब से जितने डाउट्स मैं समझा सकता था, मेन पॉइंट मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। थोड़ी मेहनत आप भी करें, बाकी पॉइंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे लाइन खींच के मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगा, आपका भी टाइम खराब होगा, अननेसेसरी कोई सेंस नहीं है उसका। इसलिए आप बाकी सारे पॉइंट 1 बाय 1 अरेंज कर लें पहले, और फिर करने के बाद चेक करें कि आपने सही अरेंज किया गया। पहले से चेक मत करना, ऐसा मत करना एक पॉइंट पढ़ा फिर चेक करने बैठ गए। पहले आप पूरा क्वेश्चन कर लें, मैंने बताया था सारी लाइन वाइन खींच के सब जगह अरेंज कर लें। मेन पॉइंट मैंने आपको तरीके से समझा दिए। अब करने के बाद आप फिर से खुद ही सेल्फ चेक करें, कहां मिस्टेक हुई उसको सुधारें। फिर भी डाउट आता है तो मैं हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब तो चैप्टर कंप्लीट है 100%। खुश अब तो? यस, अच्छे से ही करो, कोई डाउट है घबराओ मत, मुझे बता दो, मैं डबल वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, पढ़ना अच्छे से, किसी तरह के डाउट ना रह जाए। क्लियर? थैंक यू।